मैं हिंदी का अध्यापक विश्वनाथ कड़मका SSGM कॉलेज कोपरगांव 12वीं कक्षा का पाठ दूसरा निराला भाई, इसका दूसरा भाग। पहले भाग में हमने देखा कि निराला भाई और महादेव वर्मा इनका रिश्ता क्या है। तो एक जगह से, एक शहर से, प्रयाग से होने के कारण दोनों का भाव बंधन जो है वो पक्का हो गया था। और उसी के समय कुछ प्रसंग जो है वो उन्होंने चित्रित की है। तो पहला प्रसंग उन्होंने चित्रित किया था रक्षाबंधन का, जिस समय उन्होंने जो निराला जी ने जो कहा था उसके कारण उनका मन जो है वो बहुत दुखी हो गया था। और उसके बाद वो कहती है कि मैंने उन्हें राखी बांधी थी। तो महान व्यक्ति को, महान हस्ती को राखी बांधने का सौभाग्य मुझे मिला था, ऐसा वो कहती है। उसका आगे दूसरा भाग जो है उसमें वो कहती है कि दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्र कथाएं आंक डाली है, जितनी इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है, पर उन सब को संभाल सके ऐसा चित्राधार पा लेना सहज नहीं है। तो ये कहती है कि ये बहुत ही महान व्यक्ति है, इनको समझना बहुत कठिन बात है। उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी है, जो वो कहती है कि दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाली अतीत के आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्र कथाएं आंक डाली, जितनी इन महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है। यानी कि उन्होंने जो भी लिखा उसमें उन्होंने जो अनेक आंसू भरे गीत, यानी कि आंसू भरी, यानी कि उनके जीवन जो है वो बहुत ही दुखमय, कष्टमय था। और उसमें उन्होंने बहुत ऐसे कुछ रचनाएं लिखी है जो अनेक चित्र कथाएं आंक डाली, यानी कि लिख डाली और निर्माण की। ऐसे जित वो असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है, यानी कि इसी से हमें उस असाधारण व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल सकती है। असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी, यानी कि प्रसंग जो है वो हम समझ सकते हैं। इन सब को संभाल सके ऐसा चित्राधार पा लेना सहज नहीं है। और ऐसे व्यक्ति का चित्रण करना एक कठिन काम है, असाधारण बात है। चित्राधार पा लेना सहज नहीं है, यानी कि उनके बारे में लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये समझने से अलग थे। और इसीलिए वो कहती है कि ये बहुत ही कठिन काम था, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले भाग में कहा है कि वो जो उनको उनकी जो बात है वो मैंने चुनौती के रूप में ली थी। और चुनौती अब मैंने उनसे ली है कि उन्हें अच्छी तरह से समझ लूँगी। ये समझना या उसको चित्रित करना इतना आसान नहीं है, वो कह दिया। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यतीत करने के असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। तो ये कहते हैं कि उनका जीवन बहुत अस्त व्यस्त होता था। निराला जी जो है कैसे है, अस्त व्यस्त है, यानी कि जीवन में वो अस्त व्यस्त, यानी कि उनका जीवन जो है वो जैसे कि हम कौन सा भी काम व्यवस्थित करते हैं, यानी कि हम अध्ययन करने लगते हैं तो अध्ययन व्यवस्थित करते हैं, कौन सा भी काम करते हैं तो व्यवस्थित, इनका काम व्यवस्थित नहीं होता ना। ये अपने जीवन के बारे में सोचते नहीं थे। सामने वाले संवेदनशील उदार व्यक्ति थे। संवेदनशील उदार व्यक्ति, संवेदनशील उदार व्यक्ति यानी कि कोई भी कुछ मांगेगा तो दे देते थे, भले उनका बजट बिगड़ जाएगा तो भी उन्हें वो दे देते थे। ऐसे वो थे, पैसे कोई मांगता है तो दे देते हैं। और इसीलिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, निर्धन होते थे। और पैसे नहीं होते थे तो उन्हें बहुत कठिनाइयाँ जो है वो झेलनी पड़ती थी। इसीलिए वो कहते कि ऐसे हुए अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने का असफल प्रयास जब मैंने किया
उस समय वो कहती कि स्मरण करके मुझे आज हंसी आ जाती है। मुझे जब याद आती है उन्हें मैं थोड़ा सा सुव्यवस्थित करने का प्रयास करती थी, तो मुझे आज भी हंसी आती है, क्योंकि वो सुव्यवस्थित जीवन जी ही नहीं सकते थे। तो ऐसी एक बात उन्होंने उनकी कही है कि उन्हें जीवन में व्यवस्थितता नहीं, या पर वो नहीं कर सक जो व्यवस्थित जीवन नहीं जी सकते थे, और इसी के कारण बहुत कष्ट उन्हें झेलने पड़े थे। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। तो उन्हें कहीं से 300 रुपये मिले। 300 रुपये यानी कि उस समय की बात है, आज की बात नहीं है। आज बहुत कीमत है उस 300 रुपये की। तो साधा वो कीमत आज हम नहीं बता सकेंगे, तो आज की वो 30,000 रुपये भी हो सकते हैं, या 3 लाख रुपये भी हो सकते हैं। तो ऐसे 300 रुपये जो है ये उन्हें मिल जाते हैं, और 300 रुपये मिलने के बाद वो कहते हैं कि ये पूंजी रखो आपके पास, और जब मुझे लगेगा तो मुझे दे देना। यानी कि मेरा खर्च का बजट जो है आप बना डालिए, क्योंकि मेरा बजट जो है वो बिगड़ जाता है। इसलिए आप ही एक काम करो कि मुझे खर्चा के लिए जब जब लगेगा तब पैसे ये दे दो। तो इस तरह से उन्होंने उन्हें आदेश दिया। इनकी बहन थी, छोटी थी, इसीलिए उन्होंने आदेश दिया, ये बड़े थे। जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है, वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। यानी कि खर्च करना या बजट रखना ये मेरे लिए कितना कठिन है। तो ये मेरा जो हिसाब रखने वाले लोग हैं उन्हें पता है कि ये मेरे लिए कितना कठिन है। फिर भी वो काम मैं करना चाहती थी, मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आदेश दिया हुआ था। न वे भी मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं। और इस प्रकार एक विचित्र रस्साकसी में 30 दिन बीतते रहे। तो ये कहती है कि ना मुझे कुछ करने देते हैं, ना मैं वो कर सकती। तो उन्होंने जो भी उस समय ना पैर चादर लंबी करने देते हैं, या ना मुझे कुछ कहने का मौका देते, ना पैर सिकोड़ने का, ना मुझे वो काम मैं नहीं कर सकती ऐसा कहने का भी मौका नहीं देते। और इस तरह से उन्होंने मुझे चारा ही नहीं रखा, मेरे सामने कुछ पर्याय ही नहीं रखा कि ये मेरा हिसाब जो है आपको करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। और इस प्रकार एक विचित्र रस्साकसी में 30 दिन यानी कि 1 महीना बीतता है। तो वो महीना जो है वो कैसे बीता है, तो ये उन्होंने इसमें चित्रित किया है। पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में से 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को शून्य पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। तो ये साधारणतः आप लोग छात्र हैं, तो छात्रों में से भी कुछ लोग अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, और अनुत्तीर्ण होने के बाद, फेल होने के बाद भी जो शून्य अंक पाता है उससे ज्यादा अंक मिलने का समाधान जो है वो मिलता है, या खुद को वो श्रेष्ठ मानते हैं कि चलो शून्य तो नहीं मिला, जीरो तो नहीं मिला, यानी कि जीरो से मैं तो 35 के आसपास आया, यानी कि 30 के आसपास आया, या 25 अंक मिले, लेकिन शून्य नहीं मिला, इसलिए मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। इस तरह की बात जैसे छात्र सोचते हैं वैसे ही ये भी सोचेगी, क्योंकि ये इसमें अनुत्तीर्ण हो जाती है। थोड़ा बहुत उसमें करती है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। तो इस तरह से वो कहती है कि वो काम मुझे मिला, 1 महीना भर मैंने वो देखा, हिसाब का काम। अस्तु, नमक से लेकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया, वह जब निराला जी को पसंद आ गया, तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। तो उन्होंने वो हिसाब जो है वो बनाया कि यहाँ कितना, कौन सी जगह पर कितना खर्च करना है, नमक से लेकर नापित तक, यानी कि जो नापित यानी कि पंडित उसे कहते हैं, नाई कहते हैं। तो ऐसे ये नापित तक उन्होंने खर्च जो है वो बनाया था। तो इस तरह से ये कहती है कि हर तरह का हिसाब मैंने जो है वो बनाया था।
तो इस तरह से ये हिसाब तो उन्होंने बनाया, लेकिन अब आगे क्या? तो आगे हम देखेंगे तो पता चलता है कि इसमें महादेव वर्मा जो है वो उसमें फेल हो जाती है। तो ये कैसे? तो देखिए कि हिसाब तो बनाया, अनुमान पत्र बनाया, यानी कि जमा खर्च का पत्र जो है वो बनाया, यानी कि अकाउंट जो है वो तैयार हो गया। उसके बाद वो कहती है कि मुझे अर्थशास्त्र का ज्ञान है, इस पर मुझे गर्व हो जाता है। पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। वे सवेरे ही पहुंचे। 50 रुपये चाहिए। किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वो परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है ये किस तरह के व्यक्ति है कि किसी छात्र को पैसे नहीं है परीक्षा का शुल्क भरने के लिए, परीक्षा फी भरने के लिए, इसीलिए वो पैसे आपने देते हैं। ऐसे महान व्यक्ति जो है, और कोई भी ऐसे महान नहीं होगा। महान बनने के लिए ऐसे महान गुणों की आवश्यकता होती है। तो किसी विद्यार्थी का शुल्क भरने के लिए दूसरे ही दिन जब वो आ जाते हैं और 50 रुपये मांगते हैं, तो ये बजट बिगड़ जाता है। क्योंकि उन्होंने बनाया था बजट, नमक से लेकर नापित तक, या तो चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र है वो बनाया था। ये अनुमान पत्र जो है वो बनाया था तो वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि अभी 50 निकल जाएंगे तो बाकी का खर्च कैसे करेंगे? तो 50 तो उन्होंने मांगे थे तो देना ही पड़ेगा, पैसे उनके ही है। तो संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। देखिए दूसरे शाम को ही उन्हें और 60 रुपये की जरूरत पड़ती है किसी साहित्यिक मित्र को वो देने के लिए, यानी कि जिन्हें भी जरूरत पड़ेगी उन्हें वो दे देते हैं। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। सारांश यह कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया, और ये तीसरे दिन ही पैसे खत्म हो गए, और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से आ पड़ा। तो ये कहते हैं कि बाकी का खर्च मुझे करना पड़ा, क्योंकि ये दानशूर व्यक्ति है, और दानशूर होने के कारण 300 रुपये 3 दिन में ही खत्म हो जाते हैं। बाकी के 27 दिन यानी कि 30 दिन का जो हिसाब है, उस 27 दिन का खर्चा उन्हें देना पड़ा। ऐसे ये एक दानशूर व्यक्ति का चित्र जो है ये हमारे सामने खड़ा हो जाता है। क्योंकि महादेव वर्मा या तो ऐसे साहित्यिक को हम ज़्यादा नहीं जानते। जैसे ही आज हमने ये पढ़ा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कैसे है, तो पता चलता है कि एक महान दानशूर व्यक्ति है। एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे अवढरदानी को न रोका जाए तो ये मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचा कर दम लेंगे। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। तो ये कहती है कि एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि ऐसे अवढरदानी व्यक्ति, यानी कि किसी को भी दान करने वाले, कुछ भी दान करने वाले, एक ऐसे व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा तो ये मुझे भी उनकी परिस्थिति में ले जाएंगे, यानी कि निर्धन बनाएंगे, गरीब बनाएंगे, मेरे भी खर्चा बिगड़ जाएगा, खर्च का बजट जो है वो बिगड़ जाएगा, और जब बिगड़ जाएगा तो मुझे भी किसी को पैसे मांगने पड़ेंगे। इसीलिए वो कहती है कि फिर कभी उस तरह का बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। यानी कि साहस पहले किया कि देखेंगे निराला जी बहुत ही अस्त व्यस्त व्यक्ति है, उन्हें सुव्यवस्थित करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा, लेकिन वह नहीं कर सकती है, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो है एक ऐसे व्यक्ति है जिसे समझना बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी उनके साथ वो थोड़ा सा उनके साथ उनका जो संबंध आ गया है, उससे वो पता चलता है कि ये दानी व्यक्ति है, दानशूर व्यक्ति है, और दानशूर व्यक्ति होने के कारण उनके पास पैसे नहीं होते थे। जब भी देखो गरीबी में जीते थे, और गरीबी में जीने वाले एक महान अमीर अमीर कवि किसे कहेंगे, कि जो गरीबी में जीने वाला अमीर कवि, महान कवि,
यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं जो है ये छायावाद की श्रेष्ठ रचनाएं है। तो ऐसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक दानशूर व्यक्ति है, और ऐसे दानशूर के साथ अगर कुछ हम सोच रहने का प्रयास करेंगे या उनको सुधारने का प्रयास करेंगे, तो हम सुधर तो नहीं, उन्हें तो नहीं सुधार सकेंगे, लेकिन हम भी उस स्थिति में जाएंगे जिस स्थिति में वो है। और इसीलिए मैं गरीब नहीं बनना चाहती, इसीलिए वो कहती कि वो दुस्साहस मैंने फिर से कभी नहीं किया, यानी कि इस तरह का काम मैंने फिर से उनके बारे में कुछ नहीं किया। तो ये दूसरा भाग समाप्त हुआ।